गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा के ज्योग्राफी पार्ट से लेसन नंबर 2 करेंगे। वन और वन्यजीव संसाधन, जैव विविधता। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं और पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, लीचन से लेकर वेट वृक्ष, हाथी, नील व्हेल आदि जो भी जीव पाए जाते हैं, मानव भी इनमें से एक है। ये सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जीवों में पाई जाने वाली इस विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं। ये भारत में जो जैव विविधता है की दृष्टि से अगर हम उसको देखें तो विश्व में 16 लाख जैव प्रजातियों का 8% भाग भारत में ही विद्यमान है। लेकिन भारत में कम से कम 10% ऐसी जंगली पेड़ पौधे और 20% ऐसे स्तनधारी जो प्राणी हैं जिनके लुप्त होने का भी खतरा है। इनमें से कई प्रजातियों को तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की श्रेणी में रखा जा गया है, जैसे चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी बटेर, जंगली सुअर आदि इसमें शामिल हैं। बड़े जीव जंतुओं के विलुप्त प्रजातियां भारत में, जैसे बड़े जीव जंतुओं में से 79 ऐसी स्तनधारी जीव हैं जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पर हैं। पक्षियों में 44 ऐसी प्रजातियां हैं और कुछ 15 ऐसे जीव हैं जो रेंगने वाले हैं, जो बिल्कुल लुप्त हो चुकी प्रजातियों की श्रेणी में हैं। ये मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो जैव विविधता है वो मनुष्य के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जैव विविधता वायु को शुद्ध करते हैं, जितने भी जीव जंतु हो, पानी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जो हम पानी पीते हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं जिसमें हम अनाज उगाते हैं, वनों की पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं। ये मानव जीवन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। अब भारत में जैव विविधता इस दृष्टि से भारत विश्व के जो धनी देश हैं उनमें से एक है। संसार के 16 लाख जैव प्रजातियों में से 8% भाग भारत में है। आज देश में 47,000 पेड़ पौधों तथा 81,000 जीव जंतुओं की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन काफ़ी प्रजातियां अब भी लुप्त हो चुकी हैं। अब भारत का जो वनों का क्षेत्र है, वनों का विस्तार 6,37,293 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक जो का 19.39% है। भारत की 11.48 यानी कि 11.48 घने वन है और 7.76 खुले वन है। इसी तरह जो मैंग्रोव वन होते हैं वो 0.15% हैं। ये भारत में वनों का क्षेत्रफल है, यानी कि वनों का विस्तार इस प्रकार से है। फिर भी वनों की जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। हमने देखा कि एक हमारी रिपोर्ट सर्वे किया गया था, उस रिपोर्ट के अनुसार 1997 से लेकर 1999 के बीच वनों का क्षेत्रफल 10,098 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, लेकिन कुछ समय के बाद ही यह वृद्धि धीरे धीरे घटती चली गई। ये प्राकृतिक वन नहीं है। देश के प्राकृतिक वनों की तो स्थिति ही पहुंची, जिसके कारण इनकी स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। अब काफ़ी जगह पर वनों का सफाया कर दिया गया है। वनों और वन्यजीवों का विनाश केवल जैविक समस्या ही नहीं, देश के सांस्कृतिक विविधता को भी क्षति इससे पहुंची है। अब सरकार ने वनों का वर्गीकरण कर दिया गया है। वनों को 3 श्रेणी में बांट दिया गया है। नंबर 1 आरक्षित वन, फिर स्थायी वन और अवर्गीकृत वन। जो आरक्षित वन है, हमारे भारत के कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक भाग को आरक्षित वन घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। वनों तथा वन्य जीव के संरक्षण की दृष्टि से ये वन सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं। आरक्षित वन सबसे मूल्यवान होते हैं। ये जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हैं आरक्षित वन।
ये कई बार बेटा मैप के अंदर पूछा जाता है कि आरक्षित वनों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए, तो आप ये राज्य याद कर लें। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। अगला हमारा है संरक्षित वन। इन वनों के अधीन हम देखते हैं कि जो इन्हें स्थायी वन भी बोला जाता है। इन वनों के अंतर्गत देखते हैं हम 1/3 भाग आता है हमारा कुल वनों का। वनों को अधिक अस्तित्व से बचाने के लिए इन्हें संरक्षित घोषित किया गया है, यानी कि स्थायी वन घोषित किया गया है। ये बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। इन वनों को हम स्थायी वन कहते हैं। इन राज्यों में जो वन उन्हें हम स्थायी वन कहते हैं। शेष जो हमारे वन हैं अवर्गीकृत, इन्हें हम बंजर भूमि भी बोल सकते हैं। इनको बंजर भूमियों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इन वनों पर सरकार किसी भी समुदाय या व्यक्ति समूह का निजी स्वामित्व है। अवर्गीकृत वन उत्तर पूर्व राज्यों तथा गुजरात के कुछ भागों में फैले हुए हैं। अब इसके बाद हमारा जो भारतीय वनों में वन्य जीव संरक्षण, यानी कि वनों में जो भी जीव हैं उनको संरक्षण देने के लिए 1972 ईस्वी में एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसके एक साल बाद बाघ परियोजना, जो वनों में बाघ हैं उनको सुरक्षा देने के लिए 1973 ईस्वी में एक बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। क्योंकि बाघों की प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो गई थी और इनके ऊपर बाघों पर कई तरह के खतरे थे, जैसे बाघों की खालों को अवैध रूप से व्यापार, कम होते इनके आवास, बाघों का कम होता हुआ भोजन आदि, बढ़ती हुई जनसंख्या इत्यादि। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए वनों का कटाई की जा रही थी। इस प्रकार क्या है, धीरे धीरे बाघों की जो जनसंख्या वो कम होती जा रही थी। इसको संरक्षण देने के लिए 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत एक योजना लागू की गई, जो 1985 ईस्वी में बाघों की संख्या 1827 से बढ़कर 4002 हो गई थी। 1989 ईस्वी में यह संख्या 4334 तक पहुंच गई और 1993 में बाघों की संख्या 3600 रह गई थी। इसके लिए भारत में 27 वन आरक्षित बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, जो 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें से हम कुछ मुख्य नाम बताते हैं जो आपको। कार्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वन्यजीव संरक्षण राजस्थान के अंदर, मनास बांध आरक्षित क्षेत्र है जो असम में है, और पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र है केरल में है। ये था वनों का संरक्षण और उनकी देखभाल। उसके लिए अब बाघ परियोजनाएं, और इसके अलावा एक बाद में सरकार ने एक संयुक्त वन प्रबंधन, जिसे हम JFM कहते हैं, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन की नीति भी लागू की गई। यह कार्यक्रम 1988 में औपचारिक रूप से चलाया गया। इस वर्ष उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। इस कार्यक्रम में स्थानीय तथा ग्रामीण संस्थाएं भी बनाई गई, जो मुख्य रूप से वन विभाग के नियंत्रण के वाले अकृषित वनों की सुरक्षा करती, जहां पर कृषि नहीं की जाती उन वनों में की सुरक्षा करती थी। बदले में इन समुदायों को गैर इमारती वन उत्पादों से लाभ भी पहुंचाया जाता था। ये था संयुक्त वन प्रबंधन। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक वन और वन्य जीव संसाधन। आशा करता हूं कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।